हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज बाल विकास के 50 एमसीक्यू लेकर आए हैं और जो यूपी टेट सी टेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि बाल विकास का संबंध किससे है। बाल विकास मतलब बच्चे से। तो ये केवल शारीरिक वृद्धि से है, केवल मानसिक विकास है, जन्म से परिपक्वता तक परिवर्तन है, या केवल शिक्षा से है। तो बाल विकास का संबंध जो है जन्म से परिपक्वता तक है। तो राइट आंसर सी है। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विकास और वृद्धि में मुख्य अंतर क्या है। तो विकास और वृद्धि दोनों अलग अलग चीज़ हैं। तो इसमें दिया है पहला ऑप्शन, दोनों समान हैं। वृद्धि गुणात्मक होती है, विकास मात्रात्मक होता है, और विकास गुणात्मक होता है। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर है कि विकास गुणात्मक होता है। तो राइट आंसर आपका है डी। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि वंशानुक्रम का संबंध विद्यालय से, समाज से, माता पिता से, शिक्षक से। वंश का मतलब जो जुड़ा हो, वंश से जुड़ा हो, परिवार से जुड़ा हो। तो विद्यालय परिवार से संबंधित है नहीं, वंश से संबंधित है नहीं। समाज वंश से संबंधित नहीं है, शिक्षक भी वंश से संबंधित नहीं, ये भी अलग से आता है। तो इसमें वंश से संबंधित वंशानुक्रम, तो ये माता पिता हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर इसका है सी। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है कि बच्चे के विकास पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है। बच्चे के विकास पर क्या चीज़ सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। केवल वंशानुक्रम डालता है, केवल पर्यावरण डालता है, वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों, या संयोग। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों ही बच्चे के विकास पर प्रभाव डालते हैं। जैसा पर्यावरण होगा और वंशानुक्रम, जैसा पारिवारिक माहौल मिलेगा, उसी के आधार पर उसका विकास होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं कि अधिगम का सही अर्थ क्या है। अधिगम का सही अर्थ याद करना, रटना, अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन, परीक्षा पास करना। अधिगम मतलब लर्निंग, जो हम सीखते हैं। तो याद करने से, रटने से, या अनुभव, जब आपने अधिगम किया है और आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ है, तब वो उचित अधिगम माना जाएगा, अन्यथा नहीं। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें कह रहे हैं पियाजे के अनुसार सीखना होता है। पियाजे के अनुसार, पियाजे कहते हैं कि सीखना क्या है, कि शिक्षक से है, समाज से है, स्वयं की सक्रियता से है, या पुस्तक से है। तो पियाजे के कहने के अनुसार जो बच्चे का सीखना है वो स्वयं की सक्रियता से है। अगर बच्चा सीखने के लिए तत्पर नहीं है, सक्रिय नहीं है, तो वो कुछ सीख नहीं सकता है, उसका अधिगम नहीं हो सकता है, इसलिए राइट आंसर है सी। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आता है सेंसरी मोटर अवस्था किस आयु तक होती है। सेंसरी मोटर अवस्था 0 से 1 वर्ष, 0 से 2 वर्ष, 0 से 4 वर्ष, और 3 से 6 वर्ष। नो सॉरी, 0 से 1 वर्ष, 0 से 2 वर्ष, और 2 से 4 वर्ष, और 3 से 6 वर्ष। तो इसमें सेंसरी मोटर अवस्था की जो होती है वो 0 से 2 वर्ष होता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है प्रतीकात्मक सोच किस अवस्था में होती है। तो प्रतीकात्मक सोच सेंसरी मोटर, पूर्व संक्रिय, मूर्त संक्रिय, औपचारिक संक्रिय। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, औपचारिक संक्रिय हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर की ओर बढ़ते हैं। मूर्त संक्रिय अवस्था की आयु 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष, या 15 से एबव। तो मूर्त संक्रिय अवस्था 2 से 7 वर्ष है, 7 से 11 वर्ष है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा
बी 7 से 11 वर्ष मूर्त सक्रिय अवस्था होती है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि अमूर्त चिंतन किस अवस्था में होता है? पूर्व सक्रिय अवस्था में, मूर्त सक्रिय में, औपचारिक सक्रिय में, सेंसरी मोटर। तो अमूर्त चिंतन ये इसमें औपचारिक सक्रिय में होता है, इसलिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस पर आधारित है? जैव विकास पर, सामाजिक अंतःक्रिया पर, अनुशासन पर, अभ्यास पर। तो वाइगोत्स्की ने समाज के ऊपर अपना सिद्धांत दिया है, तो ये इसमें बी आंसर हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया पर आधारित है। उसके बाद 12 नंबर आता है कि ZPD का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? जोन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रैक्टिकल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्राइमरी डेवलपमेंट। तो जीपीडी का मतलब होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। अब आता है 13 नंबर क्वेश्चन, इसके फोल्डिंग का अर्थ। इसके फोल्डिंग का अर्थ है दंड देना, स्थायी सहायता, अस्थायी सहायता, परीक्षा लेना। तो इसका फोल्डिंग, इसका राइट आंसर आप लोग सोचिए। तो राइट आंसर है इसका सी, अस्थायी सहायता। उसके बाद 14 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोहल वर्ग का सिद्धांत संबंधित है। कोहल वर्ग का सिद्धांत संबंधित है संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास। तो कोहल वर्ग का सिद्धांत इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। 15 नंबर क्वेश्चन आता है कि नैतिक विकास का संबंध है भाषा से, सही गलत से, गणित से, विज्ञान से। तो नैतिक एक व्यवहारिक है, इसमें भाषा से इसका कोई संबंध नहीं है। सही गलत से इसका राइट आंसर है नैतिक विकास में कि क्या काम सही है, क्या काम गलत है, हमें ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये एक नैतिक रूप से व्यक्ति को सोचना होता है कि क्या सही है, क्या गलत है। तो ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, सही गलत से। तो इसका सही ऑप्शन है बी। उसके बाद 16 नंबर है, फ्रॉयड किस सिद्धांत के प्रवर्तक थे? और फ्रॉयड ने कौन से सिद्धांत को दिया था? व्यवहारवाद, रचनावाद, मनोविश्लेषण, सामाजिक अधिगम। तो फ्रॉयड ने दिया था मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया था, राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन आता है कि खेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन है, समय बिताना है, सर्वांगीण विकास है, अनुशासन है। खेल का मुख्य उद्देश्य यही है कि जब बच्चा खेलेगा तो उसके शरीरों का विकास होगा, और अन्य बच्चों के साथ खेलेगा तो उसका सामाजिक विकास होगा, नेतृत्व की क्षमता आएगी। तो कुल मिलाकर के यही है कि खेल का मुख्य उद्देश्य है सर्वांगीण विकास। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। 18 नंबर आता है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है? शिक्षा क्या कह रहा है कि बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड, तो बच्चे को केंद्रित रखना है। तो उसमें शिक्षक क्या हो जाएगा? आदेशक हो जाएगा, नियंत्रक हो जाएगा, मार्गदर्शक या दंडदाता। तो बाल केंद्रित, अब तो शिक्षक को दंड दे नहीं सकते हैं, तो इसमें जो है मार्गदर्शक के रूप में वो कार्य करेगा। उसके बाद 19 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर आता है कि अंतर्मुखी बालक होता है अधिक बोलने वाला, आक्रामक,
अपने में सिमटा, नेतृत्व करने वाला। तो अंतर्मुख दो प्रकार के होते हैं, एक अंतर्मुखी होता है, एक बहिर्मुखी। तो अंतर्मुखी होता है जो बात अपनी किसी से कहने में हिचकता है, और बहिर्मुखी जो होता है सामाजिक होता है। तो इसमें कह रहा है कि जो अंतर्मुखी बालक होता है वो अपने में ही सिमटा रहता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 20 क्वेश्चन, बहिर्मुखी बालक होता है चुप रहने वाला, समाज से दूर, मिलनसार, डरपोक। तो बहिर्मुखी क्या होता है, अपनी बात को दूसरे के सामने व्यक्त कर सकता है। तो चुप रहने वाला तो वही अंतर्मुखी हो गया, समाज से दूर वो भी समाज से जो कट रहता है वो भी अंतर्मुखी हो गया, डरपोक भी वही सिमटा रहता है तो वो भी अंतर्मुखी के ही उसकी श्रेणी में आ जाएगा। तो इसमें हो जाएगा बहिर्मुखी, वही होगा मिलनसार। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर पे आता है आत्म अवधारणा। अपने बारे में क्या अवधारणा है, अपने बारे में क्या सोचते हैं, इसका क्या अर्थ है। तो ये दूसरों की राय है, शिक्षक की सोच है, स्वयं के बारे में क्या धारणा है उसको कहेंगे आत्म अवधारणा। उसके बाद तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अब आता है 22 कि आत्मसम्मान का विकास होता है डांट से, तुलना से, सकारात्मक अनुभव से, दंड से। तो आत्मसम्मान का विकास डांट से तो होगा नहीं, तुलना से करेंगे तो भी विकास नहीं होगा, दंड से भी विकास नहीं होगा। तो सही सकारात्मक जो है अनुभव जो है इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करें कि भावनात्मक विकास का संबंध है इमोशनल डेवलपमेंट, ये भावनाओं को दबाने से है। जब भावनाओं को दबा दोगे तो भावनात्मक विकास कहाँ से होगा, भावनाओं को समझने से, रोने से, डर से। तो रोने से भी भावनात्मक विकास नहीं होगा, डर से भी भावनात्मक विकास नहीं होगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाए भावनाओं को समझने से इमोशनल डेवलपमेंट होगा। उनको जब आप अंडरस्टैंड करेंगे, किसी के इमोशंस को अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, तभी जो है भावनात्मक विकास होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद 24 नंबर आता है कि समायोजन का अर्थ। समायोजन का मतलब एडजस्टमेंट। तो भाग जाना, विरोध करना, परिस्थिति के अनुसार ढलना। अगर आप किसी के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार ढल जाएंगे, समायोजन है तो वही एडजस्टमेंट। तो परिस्थिति के अनुसार राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद आता है 25 सामाजिकरण की पहली इकाई क्या है। सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन कहाँ से, पहली इकाई क्या है, विद्यालय है, मित्र है, परिवार है, समाज है। तो बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद सबसे पहले वो अपने माता या पिता से, और उसके बाद जब उसका सोशलाइजेशन होता है तो अगला सबसे फर्स्ट स्टेप है वो परिवार है। तो सामाजिकरण की पहली इकाई होगी परिवार, राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता मतलब अधिगम में विकार या अधिगम विकार, जो सीखने में जो बाधा उत्पन्न करे उसको हम अधिगम अक्षमता कहते हैं। जैसे बुद्धि की कमी, शारीरिक दोष, सीखने में कठिनाई, आलस्य। अब देखिए बुद्धि की कमी, यहाँ पर कह रहा है अधिगम मीन्स सीखना, तो अधिगम अक्षमता से इसका अर्थ है सीखने में कठिनाई। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अब ये अधिगम अक्षमता से संबंधित क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया संबंधित है लिखने से, गणित से, पढ़ने से, बोलने से। तो डिसलेक्सिया जो है ये पढ़ने से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 28 में आता है डिसग्राफिया। ग्राफ मीन्स किसी चीज़ का चित्र बनाना, लिखना। तो ये ग्राफ से ही संबंधित समझ लीजिए, ग्राफ का मतलब लिखना लगा लीजिए। तो ये पढ़ने से, लिखने से, सुनने से, बोलने से। तो इसमें राइट आंसर बी हो जाएगा, लिखने से। तो उसके बाद आता है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया संबंधित है भाषा से,
विज्ञान से, गणित से, कला से। तो कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, कैलकुलेटर। इससे अनुमान लगा लीजिएगा कि कैलकुलेशन, कैलकुलिया, ये कैलकुलेशन काहे में होता है? गणित में होता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी से। उसके बाद समावेशी। समावेशी केवल सामान्य बच्चे, केवल विशेष बच्चे, सभी बच्चों को एक साथ। समावेशी मतलब ग्रुप में जब शिक्षा दी जाती है तो समावेशी शिक्षा उसको कहेंगे, सभी बच्चों को साथ शिक्षा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 31 नंबर की ओर बढ़ते हैं। विकास का क्रम होता है अव्यवस्थित, अनियमित, क्रमबद्ध, अचानक। तो विकास क्या है? एक चरणबद्ध प्रक्रिया है कि इसके बाद ये होना है, इसके बाद ये होना है, इसके बाद ये होना। तो ये कैसी है? एक क्रमबद्ध विकास होता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। विकास सिर से पैर की ओर होता है, इसे कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल, सिफेलोकाउडल, लैटरल, वर्टिकल। तो इसमें विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है, इसे कहते हैं सिफेलोकाउडल। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। उसके बाद विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, बाहर से अंदर की ओर नहीं, केंद्र से बाहर की ओर। कोई भी चीज़ फैलाव होता है तो अंदर से बाहर की ओर ही फैलाव होता है, इससे अनुमान लगा लीजिए। तो ये सिफेलोकाउडल है, हॉरिजॉन्टल है, प्रॉक्सिमो डिस्टल है, स्पाइरल है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल। उसके बाद 34 आता है कि सृजनात्मकता का अर्थ है नकल करना, रटना, नई सोच, अनुशासन। तो सृजनात्मक नकल किसी की, सृजनात्मक क्रिएटिविटी। आप जब स्वयं किसी चीज़ को बनाते हैं, आपकी एक नई कृति होती है, मौलिक चीज़ होती है, तो वो नकल अलग हो गई, नकल मौलिक नहीं हुई है। रटना भी किसी को एक तरीके से नकल, किसी चीज़ को मौलिक तो है नहीं। अनुशासन दूसरा हो गया टॉपिक। तो यहाँ पर नई सोच जो है ये सृजनात्मकता से आएगा, क्योंकि जब आप क्रिएटिविटी करेंगे तो उसमें नई सोच ही आएगा, तब आप क्रिएटिविटी कर सकते हैं। इसे राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद आता है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का काम है रोकना, प्रेरित करना, डराना, दंड देना। किसी चीज़ को अभिप्रेरणा, प्रेरित करना। तो प्रेरित अभिप्रेरणा से संबंधित है, प्रेरित करना। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद 36 में आता है कि बुद्धि का मापन किया जाता है EQ से, SQ से, IQ से, MQ से। तो बुद्धि का मापन IQ से किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। और 37 आता है बालक सबसे अच्छा सीखता है डर से, खेल से, दंड से, तुलना से। तो यहाँ पर दिया है इन्होंने बालक डर से तो अच्छा सीखेगा नहीं, खेल, दंड और तुलना। दंड भी, उससे भी नहीं सीखेगा। अब आता तुलना से आप कंपेयर करेंगे तो भी नहीं सीखेगा। यहाँ पर बालक सबसे अच्छा सीखता है खेल के द्वारा, इसीलिए छोटे बच्चों को खेल के द्वारा सिखाया जाता है। खेल के माध्यम से ही किंडरगार्टन है, प्ले वे मेथड से सिखाया जाता है। तो इसमें बालक सबसे अच्छा सीखता है खेल से। राइट आंसर हो जाएगा वी। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षक को बच्चों में क्या विकसित करना चाहिए? उनके अंदर भय उत्पन्न करना चाहिए, प्रतिस्पर्धा, जिज्ञासा, दबाव। तो भय उत्पन्न करेंगे तभी नहीं बच्चे सीख पाएंगे। कंपटीशन करेंगे, कंपटीशन से सीख सकते हैं, लेकिन एक ऐसा यहाँ पर सबसे, जब तक बच्चों के अंदर ये किसी चीज़ को सीखने के लिए उनके अंदर जिज्ञासा नहीं होगी, तब तक बच्चे नहीं सीख सकते हैं। तो इसलिए बच्चों को, शिक्षक को क्या चाहिए कि बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न करें, सीखने के लिए उनको प्रेरित करें। तो राइट आंसर हो जाएगा सी।
उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है, विकास जीवन भर चलता है। विकास जीवन भर चलता है, पैदल नहीं। तो यहाँ पर कौन सा है ऑप्शन? गलत है, सही है, कभी कभी, केवल बचपन में। तो विकास क्या है? जीवन भर चलता है, ये बात सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन आता है कि बाल विकास का अध्ययन क्यों आवश्यक है। भाई अरे भैया, जब टीचर के लिए आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो जब तक आपको बाल विकास, बच्चे के विकास के बारे में आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप कैसे उनको शिक्षा दे पाएंगे। तो इसमें कह रहा है कि परीक्षा के लिए, बच्चों को समझने के लिए, अंक लाने के लिए, नियम बनाने के लिए। तो जब हमें बाल विकास का अध्ययन होगा, उसके बारे में हम जानते हैं तो हम बच्चे की जो साइकोलॉजी है, बच्चे के बारे में हम समझ सकते हैं। इसलिए बाल विकास के अध्ययन आवश्यक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों को समझने के लिए। तो राइट आंसर आपका बी है। उसके बाद 41 क्वेश्चन है कि सीखना सबसे प्रभावी होता है जब, सबसे प्रभावी होता है जब शिक्षक बोलता रहे, बच्चा सक्रिय हो, डर हो, दंड हो। अब शिक्षक ही बोलता रहेगा तो शिक्षक जो सीखना है वो प्रभावी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें बच्चे की भी सक्रिय होना आवश्यक है। अगर डर होगा तब भी नहीं सीख पाएगा और दंड होगा फिर भी बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो सीखना सबसे प्रभावी होता है जब बच्चा भी एक्टिव रहे और वो जो आप दे रहे हो बच्चे को, वो उसको रिसीव करे। तो जब ही करेगा जब वह एक्टिव होगा, सक्रिय होगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद आता है 42 नंबर क्वेश्चन है कि बालक की त्रुटियां दर्शाती हैं, बालक की गलतियां क्या दर्शाती हैं? असफलता, सीखने की प्रक्रिया, आलस, अनुशासनहीनता। तो असफलता का त्रुटियां से या सीखने की प्रक्रिया, जब बच्चा गलती करेगा तो उसके बाद आगे बढ़ेगा। तो सीखने की प्रक्रिया जो है, जितनी गलतियां करेगा उससे ही त्रुटियां जो हैं सीखने की प्रक्रिया दर्शाती है कि कितना गलती कर रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है कि सीटेट में बाल विकास का मुख्य फोकस क्या है? सीटेट में बाल विकास का मुख्य फोकस क्या है? सिद्धांत रटना, व्यवहारिक समझ, गणित, भाषा। तो इसमें सीटेट में बाल विकास का मुख्य फोकस है कि व्यवहारिक समझ, अंडरस्टैंडिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बच्चे में जिज्ञासा होना दर्शाता है अव्यवस्था, सीखने की इच्छा, शरारत, भय। अगर जिज्ञासा है तो उसको सीखने की इच्छा है, ये दर्शाता है कि बच्चा, जब क्यूरियोसिटी उसके अंदर होगी तो इसका मतलब यही है कि अगर जिज्ञासा है तो उसको सीखने की इच्छा है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे अच्छा शिक्षक वह है जो बोलता रहे, मार्गदर्शन करे, दंड दे, तुलना करे। बोलता रहेगा तो बच्चे की सुनेगा ही नहीं कि बच्चे सुन रहे हैं, जाग रहे हैं, सो रहे हैं, एक्टिव हैं या नहीं हैं। तो वो बोलता रहेगा तो वो भी नहीं अच्छा शिक्षक है। उसके बाद मार्गदर्शन करे, जो बच्चों को मार्गदर्शन करे, गाइडेंस करे, और दंड दे, जो दंड देगा वो भी अच्छा शिक्षक नहीं है। तुलना करे, कंपटीशन कराए कि भाई तुम बेकार हो, तुम अच्छे हो। तो ये तुलना से भी नहीं विकास हो सकता है। उसके बाद आता है 46 नंबर क्वेश्चन कि बाल विकास का अध्ययन केंद्रित है। बाल विकास अध्ययन केंद्रित है तो विषय पर है, पाठ्यक्रम है, बच्चे पर है, परीक्षा पर है। तो बाल के विकास है तो इसका मतलब वो बच्चे पर ही केंद्रित है। उसके बाद इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन आता है कि खेल आधारित शिक्षण का समर्थक कौन है? तो खेल आधारित फ्राइड हैं, पियाजे हैं, कोहलबर्ग हैं, थायरनडाइक हैं। तो खेल पर आधारित शिक्षण के समर्थक जो हैं पियाजे हैं। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन आता है कि सीखने का सबसे बड़ा स्रोत है, पुस्तक है, शिक्षक है, अनुभव है, परीक्षा है। तो इसमें
सीखने का सबसे बड़ा स्रोत है अनुभव। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन आता है कि सकारात्मक वातावरण से होता है भय, तनाव, बेहतर विकास और दंड। जब पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होगा तो वहाँ पर भय थोड़ी होगा, तनाव भी नहीं होगा, दंड नहीं होगा, बेहतर विकास ही होगा जब पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होगा। उसके बाद इस तो राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन आता है कि बाल विकास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अंक है, अनुशासन है, समग्र विकास है, प्रतियोगिता है। तो समग्र विकास है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये 50 क्वेश्चन जो है बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे, और अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो इसको दोबारा से वीडियो देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। अपने दोस्तों को, भाइयों और बहनों को ये शेयर ज़रूर करें जिससे किसी अन्य का लाभ हो सके। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।